अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। हुकूमत के ख़त्म होने में 19 दिन रह गए हैं और इंतखाबात की तारीख के साथ साथ निगरां सेटअप के हवाले से भी मुल्क में एक सियासी बहस जारी है। निगरां हुकूमत के इख्तियारात से मुतालिक भी बहस जारी है और निगरां वज़ीर आज़म कौन होगा इस हवाले से भी बहस जारी है। चेयरमैन PTI ने भी इस पर अपना रद्द-ए-अमल दे दिया है। इस बहस को नया रुख गुज़िश्ता रोज़ सहाफ़ी शहबाज राना की खबर ने दिया, जिसमें लिखा था कि वफाकी काबीना के ज़राए के मुताबिक नून लीग इक्तिसादी पॉलिसियों पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के वसीतर मंसूबे के तहत निगरां वज़ीर आज़म के लिए इसहाक डार का नाम तजवीज़ करने पर गौर कर रही है। इस बारे में हतमी फैसला अगले हफ्ते पीपल्स पार्टी के साथ मुशावरत से किया जाएगा। खबर के मुताबिक नून लीग के ज़राए का कहना है कि हुकूमत इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 230 में तरमीम पर गौर कर रही है, जो निगरां सेटअप को मुआशी फैसले करने का इख्तियार देगा। इलेक्शन एक्ट में तरामीम आइंदा हफ्ते कौमी असम्बली में पेश की जा सकती हैं। इन तरामीम से निगरां हुकूमत को मईशत की बहाली के लिए ज़रूरी फैसले करने का मौका मिलेगा। और इसी माहौल में वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के इंटरव्यू ने भी एक नई बहस छेड़ दी। जिस वक्त यह खबर मीडिया पर चल रही थी, उसी वक्त वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के मेज़बान आदिल शाहज़ेब को दिए गए एक इंटरव्यू का क्लिप भी सामने आ गया, जिसमें उन्होंने निगरां वज़ीर आज़म बनने के सवाल पर कोई तरदीद नहीं की, बल्कि ये कहा कि मैंने हर जिम्मेदारी बखूबी निभाई है, अल्लाह ने जिससे काम लेना होगा ले लेंगे। इसहाक डार ने यह भी कहा कि इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 230 में तरमीम का फैसला हो चुका है। इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 230 निगरां हुकूमत के इख्तियारात को रोज़मर्रा के उमूर निपटाने तक महदूद करता है और इस सेक्शन में तरमीम करने का मतलब है कि निगरां हुकूमत के इख्तियारात में इजाफा कर दिया जाए। इसहाक डार की बात को आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी आगे बढ़ाया है और कहा है कि निगरां हुकूमत को मईशत की बहाली के लिए जो इक़दाम करने हैं, इसके लिए इनेबलिंग लेजिस्लेशन कर रहे हैं ताकि वक्त का ज़िया ना हो। अगले माह इंटर्म गवर्नमेंट मार्ज वजूद में आएगी, जो हमारी इकॉनमी को टर्न अराउंड करने के लिए जो भी इकदाम हैं वो मुझे पूरी उम्मीद वो करेगी। इसके लिए हम इनेबलिंग लेजिस्लेशन भी कर रहे हैं ताकि इंटर्म गवर्नमेंट के ज़माने में वक्त का ज़िया ना हो और टीम एफर्ट्स के ज़रिए हम उसको फिल फॉर मामलात को हल करने के लिए पूरी कोशिश करें। इसहाक डार को निगरां वज़ीर आज़म बनाने की खबर पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा शेरी रहमान ने आज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि निगरां वज़ीर आज़म के लिए कोई नाम हमारी तरफ से फाइनल ही नहीं किया गया और ना ही हमने किसी नाम पर इत्तफाक किया है। कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं हुआ है, कोई ऐसी बात नहीं हुई है कि किसी का नाम हमारी तरफ से कम फाइनल हो जाए। इसके अलावा आज सुप्रीम कोर्ट में पेशी के मौके पर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान चेयरमैन PTI से सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या इसहाक डार बतौर निगरां वज़ीर आज़म आपको कबूल होंगे। इस पर चेयरमैन PTI ने कहा कि इससे बड़ा कोई मजाक नहीं हो सकता। इस पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इस खबर पर कहा है कि इसहाक डार की नामजदगी के मामले पर हुकूमत के अंदर से लोगों ने कहा है कि ये बात कानूनी तौर पर आगे नहीं बढ़ेगी और ये पहले दिन से इलेक्शन के अमल पर एक सवालिया निशान होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब खुद हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया मशवरा में ज्वाइन करने के लिए। ख्वाजा साहब, ज़ाहिर है ये खबर चलती रही, आगे बढ़ती रही। अगर कोई कैटेगोरिकल डिनायल आया है नून लीग की तरफ से तो वो आपकी तरफ से है और आपने बड़ा कैटेगोरिकल कहा है कि इट विल नॉट सेल थ्रू। कानूनी तौर पर और आईनी तौर पर भी विद इन गवर्नमेंट लोगों ने कहा कि ये सेल थ्रू नहीं होगा। विद इन नून लीग कहा या विद इन गवर्नमेंट इत्तेहादियों ने कहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहज़ेब, मैं कल शाम से इस चक्कर में फंसा हुआ हूँ, तो मेरा अपना ख्याल है कि मीडिया के किसी जिम्मेदार ही मैं कहूँगा साहब ने ये चीज़ जो है इसका कोई इंदिया दिया, जिसके बाद ये खबर जो है मीडिया ने उसको बिल्डअप करना शुरू कर दिया। लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो डार साहब ने किसी ऐसी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया, ना कोई ऐसी बात हमारी किसी मीटिंग में हुई है, ना कोई इस किस्म का कोई इनिशिएटिव है। क्योंकि वजह यह है कि ये हमने अकेले तो फैसला नहीं करना। ये फैसला जो है सबसे पहले ये फैसला जो है कोलिशन पार्टनर्स ने करना है। उसके बाद जो है इत्तफाक राय होगा, तो उसके बाद जो है हमने जो है अपोजिशन जो है उससे भी मशवरा करना है और ये सब देखभाल की करना है कि कानून या जो हमारी आपस में जो बातचीत हुई है, माजी में भी हुई है, मिसाक जमहूरियत भी उसमें है, उसके बाद जो है कानून भी हैं, फिर जो है पॉलिटिकल एक एथिक्स भी है कि मसला आप मुझे बैठा देंगे किसी ऐसे ओहदे पे जिसमें जो है कोई इम्पार्शियल आदमी होगा, तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ दुरुस्त नहीं होगी, ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होगी और मुझे उसकी जो है फौरी तौर के ऊपर जो है बजाय जो है कि मामला जो है वो स्पेकुलेशन में चले जाएं, उस स्पेकुलेशन को जो है फौरी तौर पे दम तोड़ देना चाहिए, जो है उसमें इंटरवीन करके
कि ये चीज़ जो है ये मैं ज़रा थोड़ा सा मोहतात होकर बात कर रहा हूँ कि मेरा बड़ा अजीज़ भाई है इसहाक डार, और ये बात जो है मेरा ख्याल है कि मीडिया ने जिस तरह इसको बिल्डअप किया है, अब एक बड़े मोतबर बड़े मायानाज जो है एक एंकर पर्सन है, उन्होंने लिखा है जी कि मैंने जो कुछ कहा है मैं शहबाज शरीफ के कहने पे था। मैं आपकी जो है वसातत से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम में कि ये मैंने किसी के कहने पे नहीं किया, ये बात स्पेकुलेशन है और इस चीज़ की गुंजाइश जो है ना कानून में है, ना हमारे सियासी अरेंजमेंट्स में है, और ना हमारे जो माजी के अंदर जो भी आपस में जो गुफ्तो शनीद हुई है इंटरिम गवर्नमेंट के बारे में, ना उसमें है। उनको एम्पावर करना इंटरिम गवर्नमेंट को एक और चीज है। वैसे मैं ये एम्पावर वाले मामले पर आ रहा हूं, बट मैं फिर जानना चाहूंगा कि आपका मौका बड़ा कैटेगोरिकल है। आपने कहा कि जब एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिस बेरर और वजीर और क़यादत के इंतहाई करीब एक शख्सियत जो है, अगर वो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर का बने, हालांकि इंटरिम प्राइम मिनिस्टर तो एक अंपायर होता है, तो इट विल नॉट स्टैंड द टेस्ट ऑफ पब्लिक स्क्रूटनी एंड मीडिया। और ये आपकी राय है या नून लीग के अंदर आपकी क़यादत की भी राय है? क्योंकि नवाज शरीफ के बहुत करीब हैं, मरीम नवाज साहबा के डार साहब बहुत करीब हैं, उन्हें भी ये बड़ी क्लियर है कि भाई ये स्क्रूटनी को स्टैंड नहीं कर पाएगा, ये सेल थ्रू नहीं हो पाएगा। जो बात आप कह रहे हैं या फिर है ख्वाहिश नवाज शरीफ साहब की कि किस तरह डार साहब बन जाए? देखिए, मैंने बिल्कुल आपको हल्फन बात कह रहा हूँ, हालांकि जिन साहब का मैं नाम नहीं लेना चाहता, ऐसे ही कंट्रोवर्सी हो जाएगी। मैं हल्फन आपको कहता हूँ कि मेरी किसी अपनी पार्टी के बंदे से बात नहीं। मैंने जो कल रात या आज जो है मैंने अपना एक जाती जो भी मेरी समझ अकल है, थोड़ी बहुत मेरे पास कुछ ज्यादा अकल नहीं है, मैं उसके मुताबिक जो अंडरस्टैंड किया कि हमें एक ऐसा अगले 3 महीने में एक ऐसा जो है क्या नाम है माहौल जो है रखना चाहिए जिसके अंदर इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी के ऊपर कोई उंगली ना उठ सके। ये हमारी पहली तरजीह होनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो मुखालफीन हैं, पीटीआई है जो हमारे जो मुखालफीन है, वो बंदा उसके नजदीक जो है कोई रूल, कोई रेगुलेशन, कोई अखलाक, कोई चीज नहीं है, कोई उसके करीब से फटक नहीं गुजरी हुई। हमें मौका नहीं देना चाहिए कि लोग हमारी उंगलियां उठाएं। और मुझे यकीन है कि डार साहब ने कोई इस किस्म की ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। एक सहाफ़ी हैं, मैं उनका भी बड़ी इज्जत करता हूं, जिन्होंने ये खबर ब्रेक की है, सारे उनका नाम कोट कर रहे हैं, लेकिन डार साहब ने कहीं ये ख्वाहिश का इजहार नहीं किया, कहीं उन्होंने नहीं कहा कि मैं इस चीज़ का कैंडिडेट हूँ। और मैं समझता हूँ कि वो इन सारी बातों को जो मैं जो बयान कर रहा हूँ, वो उनको भी इन बातों का इल्म है, मुझसे बहुत बेहतर हो इनको इन बातों का इल्म। तो ख्वाजा साहब, फिर एक बात जो समझ नहीं आ रही है वो ये कि वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि जो केयर टेकर हुकूमत होगी वो मईशत को टर्न अराउंड करने के लिए उसे इकदामात करने होंगे, इसलिए कानून साजी कर रहे हैं। यानी कि जो रोज़मर्रा के मामला देखती है केयर टेकर गवर्नमेंट, उसके अलावा सेक्शन 230 को तब्दील करके मजीद उन्हें इख्तियारात दिए जा रहे हैं। अब मुंतखब हुकूमत ही अच्छी लगती है ना फैसले करते हुए, फिर आप 90 दिन क्यों दे रहे हैं केयरटेकर गवर्नमेंट को? आप वक्त पर टाइम पूरा कीजिए, 2 महीने के अंदर इंतखाबात हो और एक मुंतखब और हुकूमत आ जाए, वही फैसले करे। केयरटेकर गवर्नमेंट को इतना ताकत क्यों दे रहे हैं? क्या नजर नहीं आ रहे आप लोगों को इंतखाबात, या फिर किसी और की ख्वाहिश है ये? नहीं, देखें, मुझे बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लियर कट नजर आ रहे हैं इंतखाबात, और उसमें कोई शक शुबा नहीं है मेरे ज़हन में, कतई तौर पे कोई शक शुबा नहीं। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये हमारे साथ जो एक्सपीरियंस हमारा हुआ है IMF के साथ, और जो भी सेटल हुआ है, अब हमने मियाँ साहब ने, मियाँ शहबाज साहब ने ये बड़ी बात जो है वाशगाफ अल्फाज में कही कि मैं जर्रा भर भी जो है ना वो खिलाफ वर्जी जो है बर्दाश्त नहीं करूंगा IMF की। तो ये हमारा फेयर है कि कहीं इस इंटरिम पीरियड में कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे जो है ये अरेंजमेंट जो IMF के साथ जो हमने तय किया है उसमें को रखना आए। उस चीज को जो अरेंजमेंट हुई है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई लेजिस्लेशन होगी। उसमें ये नहीं है कि हमने कोई इख्तियारात बढ़ा देने हैं या हमने कोई जो है ऐसी चीज करनी है जिससे जो है कोई ऐसी अरेंजमेंट की जरूरत पड़ जाए इंटरिम पीरियड में जो कानूनी और इखलाकी और सियासी लिहाज से जो है उस पर एतराज हो सके। कतई तौर पे नहीं है। मैंने ये बड़ी क्लियर आपको बात बता दी है। मेरा किसी से राब्ता नहीं हुआ। मैं कल शाम से जो है ये बात कह रहा हूँ कि ये मुनासिब नहीं है जो भी लोग सजेस्ट कर रहे हैं इसको
वो ये मुनासिब नहीं है कि एक सियासी शख्सियत जो है, कदावर शख्सियत जो है, इसके लीडरशिप के करीब, बहुत करीब तरीन जो है शख्सियात हैं, उनमें से जो किसी शख्स को जो है वो इस ओहदे पे बैठाया जाए। इससे ये मतलब नहीं है कि ये डार साहब की ख्वाहिश है। ये जिसकी भी सजेशन है, मैं समझता हूँ कि उन्होंने कोई ठीक बात नहीं की। मैं और ख्वाजा साहब, IMF की सख्त शराइत है और IMF प्रोग्राम की बहाली में वजीर आजम ने किरदार अदा किया। दोस्त ममालिक से फंडिंग अरेंज करने में वजीर आजम खुद कहते हैं आर्मी चीफ ने किरदार अदा किया। आप कहते हैं कि वजीर आजम ने अपना पॉलिटिकल सरमाया लगाया, आर्मी चीफ ने किरदार अदा किया। तो क्या ऐसा है कि इदारे चाहते हैं कि कंटिन्यूटी के लिए एक माहिर मईशत हो जो कि केयर टेकर गवर्नमेंट को चला रहा हो, और अब आप लोग चाहते हैं कि फिर अगर माहिर मईशत हो तो वो हमारी ही तरफ से हो, कोई सियासतदान हो जिसमें हमें कम से कम ये भरोसा हो कि वो वक्त पे डिलीवर भी करेगा इलेक्शन। हमने शाहजेब इस किस्म की किसी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। ये माहिर मईशत जो है वो भी कंसेंसस के साथ ढूंढा जा सकता है कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन हो जो इस प्रोग्राम को बगैर किसी शक शुबे के, बगैर किसी इन्फ्लुएंस के जो है, जिस तरह एग्री हुआ है हमारी हुकूमत में, कोलिशन हुकूमत की और IMF के दरमियान, उसको महफूज तरीके से जो है सेल थ्रू करा दे अगले 3 महीने। बस इतनी बात और कोई बात नहीं। और वजीर आजम का फिर माहिर मईशत होना लाजमी नहीं है। फाइनेंस मिनिस्टर आप कह रहे हैं माहिर मईशत हो ताकि इन शराइत की पाबंदी करता हो। नहीं, बिल्कुल सही बात है। मैं बिल्कुल ये सजेस्ट करूंगा कि फाइनेंस मिनिस्टर ऐसा होना चाहिए जिसको इन बातों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जो हमारी कमिटमेंट्स हुई हैं IMF के साथ वो उसकी समझ में होनी चाहिए, उनकी सेंटिटी को जो है वो प्रोटेक्ट कर सके। ये ना हो कि वो टिंकर किया जाए इस दौरान जो है, जिससे ये खुदा न खास्ता कोई सिचुएशन जो है वो दोबारा कोई एडवर्स पैदा हो जिसको हमसे संभाला ना जा सके। आप देखें, ये बिल्कुल जिस तरह गोली कान के करीब से गुजर जाती है ना, इस तरह डिफॉल्ट जो है हमारे कान के करीब से गुजर के गया है। तो लेट्स बरी इट फॉरएवर। ये बात दुरुस्त है कि डिफॉल्ट बिल्कुल करीब था। और ख्वाजा साहब, फिर नाम सामने आ जाएंगे और आप ये कह रहे हैं कि कोई ऐसी बात नहीं होगी कि जिसमें कोई आप ही की जमात का रहनुमा या फिर क़यादत के करीब शख्स या फिर पीपल्स पार्टी का या किसी और पार्टी का वो हमें केयर टेकर गवर्नमेंट में नजर आ रहा हो और सवाल उठ रहा हो कि जी ये तो न्यूट्रल है ही नहीं, जिसकी आप बात कर रहे हैं कि जो सेल थ्रू भी करे और टेस्ट ऑफ पब्लिक स्क्रूटनी और मीडिया की जो स्क्रूटनी है उसको भी स्टैंड कर सके। ऐसा ही केयर टेकर सेटअप होगा। बिल्कुल ये एहतियात करनी पड़ेगी, हमें बड़ा मोहतात रहना पड़ेगा। देखें, मैं पाकिस्तान में 75 साल तारीख में हर इलेक्शन के ऊपर सवालिया निशान जो है उठाए गए हैं या उनके ऊपर सवालिया निशान बना है। तो अगर ये इलेक्शन जिसमें एक शख्स जो है जिसके नजदीक फेयर अनफेयर कोई चीज नहीं है, हर चीज में रोन डालने वाला बंदा है और वो डेस्परेट हुआ है, उसके लिए जो है ये अगले चंद दिन या 2-4 हफ्ते जो है वो बड़े क्रूशल हैं और वो इसमें हर हरबा इस्तेमाल करेगा। हमें कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिसके ऊपर जो है कोई ऐसी उंगली उठा सके या उसको पॉइंट आउट कर सके कि ये दे आर बेंट अपॉन डूइंग समथिंग रॉन्ग। ये मैं मौका नहीं देना चाहिए। मेरी सिर्फ इतनी है, मुझे किसी ने मशवरा नहीं दिया, मैं बगैर मशवरे बात कर लेता हूँ, ये इनिशिएटिव मैं ले लेता हूँ। मेरी लीडरशिप भी बर्दाश्त कर लेती है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, मेरी पार्टी भी बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन आदत है, अब इस उम्र के अंदर ये आदतें तो नहीं जाती जो मेरी आदत है। बहुत शुक्रिया। ख्वाजा आसिफ साहब कैटेगोरिकल डिनाई कर रहे हैं इसहाक डार साहब के हवाले से और कह रहे हैं कि न्यूट्रली सेटअप होगा ताकि पूरे इलेक्शन मैकेनिज्म पर, प्रोसेस पर सवाल उठाने का किसी को मौका ना मिले। एक बड़ी वाज़ेह किस्म की तरदीद इस हवाले से आई है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शेरी रहमान साहब हमारे साथ मौजूद। शेरी रहमान साहब, बहुत शुक्रिया मशहूर ज्वाइन करने के लिए। ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कैटेगोरिकली डिनाई किया है कि इसहाक डार साहब को सोचा जा रहा है कि उन्हें निगरान वज़ीर आज़म बनाया जाए। वो ये भी कह रहे हैं कि जी जो होगा इत्तेहादियों के साथ मिलकर आगे बढ़ा जाएगा, कोई ऐसा नहीं होगा कि जिसकी वजह से इलेक्शन कंट्रोवर्शियल हो जाए कि हमारी पार्टी का या किसी और जमात का कोई सीनियर रहनुमा हो या क़यादत के करीब शख्स हो। पीपल्स पार्टी भी क्लियर इस बात में कि एक न्यूट्रल सेटअप ही आएगा जिसका पार्टी से ना ताल्लुक होगा और ना ही क़यादत से कोई करीबी ताल्लुक होगा। जी शुक्रिया शाहजेब। देखिए, ख्वाजा आसिफ साहब ने जो कहा है वही बात हम कह रहे हैं। किसी का, पहले तो मैं ये कहूँ कि हमने किसी के नाम पर ऑब्जेक्ट नहीं किया। कल से ख़बर चली हुई थी, गर्म थी कि शाम तक मुस्तनद ज़राए से कि पीपल्स पार्टी ने नाम अग्री कर लिए हैं कुछ
नून लीग के साथ। पहले तो ऐसा नहीं हुआ था ना। और जहाँ डार साहब की बात आई, देखिए वो अभी मैं उनकी इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी से उठ के आई हूँ, उनकी क़यादत में हमारा बहुत पुराना वर्किंग रिश्ता है। ये इसमें दरार डालने की जो कोशिश की जा रही है अजीबो गरीब सी, अभी किसी चैनल ने कहा कोई दरार नहीं है, वी आर वर्किंग टुगेदर ऑल ऑफ अस, हम सब एक साथ काम कर रहे हैं। लेकिन बात सिंपल सी है जी, हमने कहा है दो चीज़ें कि हमसे कोई नाम इस तरह का शेयर नहीं किया गया, तो क़यास की बुनियाद पर मेहरबानी करें, ना कहें कि पीपल्स पार्टी ने पता नहीं कितने कितने नामों पर हामी भर ली है या कितने नाम फ्लोट किए हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कमेटी बना दी गई है, उनकी मशावरत से होते होते और सब इसमें और भी कोalition मेंबर्स हैं, होते होते बात ऊपर तक क़यादत जाएगी, वो तय करेंगे, फिर वो अपोजिशन मेंबर के पास जाएगी। और जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ख्याल है जी, मुझे तो ये कहा है कि वी प्रेफर कि थोड़ा सा इसमें गैर जानिबदारी का अंसर हो। कुछ लोग कहते हैं कि जी हम चाहते हैं कि ऐसे ब्यूरोक्रेट ना आ जाए, ये कुछ दोस्तों की राय है। लेकिन पीपल्स पार्टी ने मुझे तो ख़ास तौर पे यही कहा है लीडरशिप ने कि हम गैर जानिबदार प्रेफर करते हैं, न्यूट्रल हो, क्योंकि इस वक्त केयर टेकर सेटअप है। केयर टेकर सेटअप नहीं होते हैं तो फिर एक और सिस्टम ही होता है, वो जिस पे अलग बहस हो सकती है। तो शेख साहब, इस बात में क्या कोई शक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि इलेक्शंस प्रोलॉन्ग ना हो जाए, कहीं मामला और केयर टेकर सेटअप प्रोलॉन्ग ना हो जाए, या आप कन्विंस्ड हैं कि इलेक्शन टाइम पर हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है, 60 में नहीं तो 90 दिन में हो जाएंगे अगर पहले हुकूमत जाती है? जी देखिए, 60 से 90 दिन तो आइन की एक टाइम में ही है ना, वो मुख्तस किया गया है और उसके मुताबिक होगा, जमहूरी और आइनी क़दरों के मुताबिक। तो ये तो ठीक है हमारे लिए, लेकिन इससे आगे होना या टाइम पे नहीं होना, ये एक ज़ाहिर सवाल निशान तो उठेगा। और फिर पाकिस्तान वैसे भी मुश्किल हालात से गुज़र रहा है, तो बेहतर हम समझते हैं और हमने हमेशा पासदारी की है आइन की कि जी टाइम पर हो और आइन के मुताबिक हो। आइन में कोई गुंजाइश नहीं है जी कि जब एक इलेक्शन हो मतलब एक असेंबली की मुद्दत ख़त्म हो गई है, गवर्नमेंट घर चली गई है, तो केयर टेकर प्रोलॉन्ग हो। मुझे तो नहीं पता कौन सी शिक है जिसके मुताबिक ऐसा होता है। मगर ऐसा भी है कि फिर केयर टेकर सेटअप के पास सिर्फ डे टू डे जो हुकूमत चलाने के इख्तियारात होते हैं। मगर आज वज़ीर आज़म ने भी कहा, उससे पहले डार साहब ने भी कहा कि हम तरमीम कर रहे हैं और क्योंकि IMF की शराइत हैं, रिफॉर्म्स इकनॉमिक करने हैं, तो केयर टेकर सेटअप के इख्तियारात बढ़ाए जा रहे हैं। मतलब अगर इतनी ज़्यादा ज़रूरत है तो इससे बेहतर नहीं है कि फिर 60 दिन के अंदर इंतखाबात हों, असेंबलियाँ अपना टर्म पूरा करें, फिर आगे बढ़ा जाए? क्यों इख्तियारात दे रहे हैं? जी इस पर डिस्कशन होना चाहिए और शायद हो भी रहा है कमेटी में। ये एक व्यू है। एक व्यू ये है कि 3-3 महीने हुकूमतें ऑलमोस्ट मुअत्तल रहती हैं और बांग्लादेश ने, आपको याद है, हमारी तरह केयर टेकर गवर्नमेंट्स का सेटअप किया था। ये माशाल्लाह के लंबे तवील अरसों में ये एक बात की कि केयर टेकर हो कि वही हुकूमतें जो 11-11 साल से गैर आइनी तौर पर बैठी हुई हैं, वो ना एक आप पर हुक्मरानी फरमाएँ और फिर और आलूदा करें इलेक्शन के माहौल को, और मतलब लेवल प्लेइंग फील्ड ना हो, राह हमवार ना, इस तरह से। तो अब जो सूरत हाल है, पिछला तो मेरा ये, जब मुझे याद है मैं एम्बेसडर थी, तो उस वक्त 3 महीने जो थे उसमें हर काम मुअत्तल हुआ था इंटरनेशनली। तो एक ये है इशू, ये इंटरनेशनली हर काम मुअत्तल ज़रूर हुआ होता है, लेकिन हम देख सकते हैं इस वक्त, क्योंकि आप लंबे चौड़े चेंजेस हों तो 10,000 सवाल उठते हैं। बट डेफिनेटली ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि हम तो नहीं प्रपोज कर रहे हैं कि जी इलेक्शन में डिले हो या कोई ऐसी लंबी चौड़ी ऐसा। फिर आपकी भी फिर ये राय नहीं होगी कि अगर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और IMF प्रोग्राम की कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा अहम है, तो बेहतर है कि 60 दिन में इलेक्शन हो जाए, हुकूमत अपना वक्त पूरा कर ले, रिफॉर्म करने की जरूरत पड़ रही हो और एक इलेक्शन एक्ट में तरमीम करने की जरूरत पड़ रही हो, ये जरूरी नहीं है? नहीं, 3 महीने या 2 महीने तो नहीं होगी ना गवर्नमेंट कोई, तो केयर टेकर गवर्नमेंट्स को कोई इख्तियार नहीं होंगे, ना उनको कोई सीरियसली लेता है जी। इस वजह से कोई उनको सीरियसली नहीं लेता,
कोई बातचीत नहीं आगे बढ़ती, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल आपका माहौल नहीं बन पाता और हर चीज़ मुअत्तल हो जाती है। तो यस, आपकी बात में भी वज़न है, लेकिन ये एक मेरी तरफ से ये सबमिशन, मुझे याद है कि ये 3 महीने 2 महीने हर काम इस तरह का, इस नौइयत का मल्टीलैटरल जो है, जो एक्सपोजर हमारा हुआ है, जिस हवाले से इतने आखिरी वक्त पर शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस तरह उसको संभाल लिया पेरिस में एक मीटिंग के बाद, उधर ही अब तक पे था और वो बड़ी हम मुश्किल से बचे हैं जी, बिल्कुल अब तक बात आ गई थी, बड़ी मुश्किल से बचे हैं। तो ऐसा ना हो कि सोच शायद ये होगी कि ऐसा ना हो कि वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, लेकिन हाँ बिल्कुल बेहतरी इसी में होती है कि आप आगे चलते रहें और अपने आइन के मुताबिक रहें। अच्छा, मगर क्या आप केयरटेकर गवर्नमेंट को इख्तियारात दे दें और बाद में केयरटेकर गवर्नमेंट ही कंटिन्यू करे और इंतखाबात लेट हो जाएं? हालांकि आप लोगों की ख्वाहिश है, नून लीग भी कह रही है कि हम चाहते हैं कि वक्त पर इंतखाबात हो, इस बात का कोई डर नहीं है कि ऐसा ना हो कि हम इख्तियारात दे दें और फिर मामला चलता ही जाए? मैं जी आप बिल्कुल, ये बात ज़रूर मेरे ख़्याल में कमेटी में ज़ेर बहस आनी चाहिए और ये भी बात तय करनी। देखिए, हाथ में तो आप ही के हैं ना, आपने केयर टेकर्स को बनाना है, आपने फिर बड़ी जमातें हैं, इलेक्शन में जाना है, सब चाहेंगे कि इलेक्शन टाइम पर हो। और अगर ये हम बात सब के सब कह दें तो फिर हम भी तो जवाबदेह हैं आपके सामने। आप ही हमसे ये सवाल पूछेंगे ऊंची आवाज़ में कि आपने तो कहा था इलेक्शन टाइम पे होना चाहिए, अब आप क्यों कह रहे हैं कि नहीं हो। ये भी तो मैं समझती हूँ हम सब अगर कह दें और बार बार इस बात पर कायम रहें तो बेहतरी होगी मुल्क के लिए। बहुत शुक्रिया शेर रहमान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करेंगे। एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे क्योंकि उस पर एक्शन लेना और मुंतज़ अंजाम तक पहुँचना लाजमी है। ब्रेक के बाद आज एक छोटी बच्ची पर जालिमाना तशद्दुद की दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है और इल्ज़ाम लग रहा है कि इस्लामाबाद के एक सिविल जज की अहलिया ने रावलपिंडी के अपने घर में बच्ची को चोरी के इल्ज़ाम में तशद्दुद का निशाना बनाया और बर वक्त इलाज ना कराने पर बच्ची की तबीयत बुरी तरह ख़राब हो गई है और इसी हालत में बच्ची को जल्दबाजी में उनके वालिदैन के हवाले कर दिया गया। 14 साला रिजवाना को जब आज सरगोदा के अस्पताल में दाखिल कराया गया तो ये तफसीलात सामने आई कि बच्ची के सर और माथे पर गहरे चोट के निशानात हैं और वक्त पर इलाज ना कराने की वजह से बच्ची के सर पर कीड़े पड़ गए हैं, होंठ सूजे हुए हैं, नाक पर खून के धब्बे हैं, जिस्म के मुतादिद हिस्से फ्रैक्चर हो चुके हैं, दोनों बाजुओं समेत बच्ची के पैर पर जख्म के निशानात हैं। इब्तिदाई मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची के सर समेत जिस्म पर 15 जगह चोटों के निशानात हैं और बच्ची के अंदरूनी आज़ा भी मुतासिर हैं। बच्ची की नाजुक हालत की वजह से उन्हें सरगोदा से आज लाहौर जनरल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ इस वक्त उनका इलाज चल रहा है। इब्तिदाई तफसीलात के मुताबिक 14 साला रिजवाना का ताल्लुक 88 शुमाली सरगोदा से है। उनके वालिद सब्जी फरोश हैं। 6 माह पहले रिजवाना के वालिदैन ने मुख्तार नामी शख्स के जरिए अपनी बेटी रिजवाना को इस्लामाबाद के सिविल जज आसिम हफीज़ के रावलपिंडी के घर में घरेलू मुलाजमत के लिए काम पर लगवाया और इन 6 माह के दौरान रिजवाना की उनके घर वालों से कोई मुलाकात नहीं हो सकी, जबकि बच्ची के वालिदैन का दावा है कि गुज़िश्ता दिनों सिविल जज की अहलिया ने यह कहकर बच्ची को वापस ले जाने का कहा कि यह सही से काम नहीं करती है, जिसके बाद बच्ची के घर वाले सरगोदा से इस्लामाबाद के करीब बस अड्डे पर पहुंचे। वहां जज की अहलिया बच्ची को लेकर आई, उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया और वापस ले जाने को कहा। बच्ची के वालिदैन का दावा है कि जब बच्ची को हवाले किया गया तो वो नीम बेहोशी की हालत में थी और उस पर बुरी तरह तशद्दुद हुआ था, जिसके बाद वो बच्ची को आज ही लेकर सरगोदा आ गए, लेकिन हालत इतनी नाजुक थी कि बच्ची को आज लाहौर जनरल अस्पताल ले जाना पड़ा। अब से कुछ देर पहले अस्पताल से मुतासरा बच्ची का वीडियो बयान सामने आया है, जिसमें वो खुद तफसीलात बता रही। आपको किस तरह मारते थे वो बताओ? डंडों से मारते थे, बल्लों से, डंडों से बहुत जोर से मारते। तो क्यों मारते थे, वजह क्या थी? मेरे से काम नहीं होता, फिर बाद में दर्द होती है, बहुत मारा। तो कितने अरसे से आपको मार रहे थे? 6 साल से। 6 माह से? मारता कौन था? हाजी। हैं? हाजी। आंटी? आंटी मारती थी? हाजी। बाजी मारती थी। आज बच्ची के वालिदैन ने जज की अहलिया पर जालिमाना तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाते हुए इंसाफ का मुतालबा किया। अब तक इस पूरे मामले पर कार्रवाई करते हुए सरगोदा पुलिस ने बच्ची को मुलाजमत पर रखवाने वाले शख्स मुख्तार को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि तमाम तर वाक़े का जायज़ा ले चुके हैं, लेकिन अब तक हमें कार्रवाई के लिए किसी ने दरख्वास्त नहीं दी है।
जैसे ही दरख्वास्त मौसूल होगी हम कार्रवाई शुरू कर देंगे। दूसरी तरफ फेडरल जुडिशल अकेडमी में तैनात सिविल जज आसिम हफीज़ ने इस हवाले से जी न्यूज़ के नुमाइंदे अयाज अकबर यूसुफजई से बात करते हुए कहा कि रिजवाना हमारे घर में मुलाजमा थी। बच्ची ने 1 माह कबल गमलों से मिट्टी खाई जिसकी वजह से उसकी स्किन ख़राब हो गई। मुझे बच्ची के सर में मौजूद चोटों का इल्म नहीं है क्योंकि बच्ची सर पर स्कार्फ बांधती थी। आसिम हफीज़ के मुताबिक मेरी अहलिया ने बताया कि बच्ची काम नहीं करती तो मैंने कहा कि उसे उसके घर छोड़ाओ। मेरी अहलिया ड्राइवर के हमरा बच्ची को सरगोधा उसके वालिदैन के पास छोड़ आई थी। मेरी बीवी का सोना गायब हुआ था लेकिन बच्ची पर तशद्दुद नहीं किया गया। बच्ची को मेरी अहलिया ने नहीं बल्कि उसकी अपनी वालदा ने मारा पीटा है। यानी जो साहब हैं वो इल्ज़ाम खुद बच्ची के वालिदैन पर लगा रहे हैं। मगर सवाल यह है कि बच्ची के वालिदैन के मुताबिक तो कल ही बच्ची को वालिदैन के सुपुर्द किया गया है लेकिन बच्ची के जिस्म पर कुछ गहरे देरीना ज़ख्म भी मौजूद हैं। आज लाहौर जनरल अस्पताल के MS डॉक्टर खालिद ने जियो न्यूज़ से बात करते हुए कहा है कि मुतासरा बच्ची पर तशद्दुद हुआ है। तशद्दुद के निशानात पुराने हैं, टांगें फ्रैक्चर्ड हैं, सर पर भी चोट है। इस पूरे मामले पर मौक़िफ़ लेने के लिए हमने जज आसिम हफीज़ से रब्ता किया, उन्हें प्रोग्राम में आने की दावत भी दी मगर उन्होंने जवाब नहीं दिया। लेकिन लाजमी है कि इस मामले की बगैर किसी असर रसूख और दबाव में आए तहकीकात की जाएँ। प्रोग्राम में भी शामिल करता है। चेयरमैन PTI आज मुख्तलिफ अदालतों में पेश हुए और अपनी जमानतों में तौसी हासिल कर ली लेकिन एक केस में उन्हें कल ही गिरफ्तार करने का हुक्म सामने आ गया है और ये केस इलेक्शन कमीशन की मुसलसल तौहीन से मुताल्लिक है जिसमें कुछ दिन पहले PTI के साबिक तर्जुमान फवाद चौधरी बाकायदा माफ़ी मांग चुके हैं और अपने बयानात की तमाम तर जिम्मेदारी पार्टी पॉलिसी को करार दे चुके हैं। यानी चेयरमैन PTI पर इस केस की बड़ी जिम्मेदारी फवाद चौधरी डाल चुके हैं। लेकिन आज चेयरमैन PTI की मुसलसल अदम पेशी पर इलेक्शन कमीशन ने उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं और कल उन्हें गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया है। इस केस में चेयरमैन PTI के साथ फवाद चौधरी और असद उमर भी नामजद हैं। उन पर इल्ज़ाम है कि गुज़िश्ता साल उन्होंने इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ नाज़ेबा ज़बान इस्तेमाल की थी, तौहीन आमेज़ मुहिम चलाई थी। इस हवाले से आज 8:30 बजे पहले खबर आई कि चेयरमैन PTI इलेक्शन कमीशन के नाकाबिल ज़मानत वारंट से मुताल्लिक बनी गाला में कानूनी टीम से मुशावरत करेंगे और फिर कुछ देर बाद उनके वकील शेर अफजल मरवत ने कहा है कि चेयरमैन PTI कल इलेक्शन कमीशन में पेश हो जाएंगे। इसके अलावा आतोशा खाना केस में भी पहली बार अदालत के अंदर चेयरमैन PTI पेश हो गए। आतोशा खाना केस में एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर की अदालत में गैर मामूली सूरत हाल दिखाई दी। समाज से ज़्यादा अदालती माहौल बहुत चार्ज हो गया। तोशा खाना केस में आज एक तरफ चेयरमैन PTI पहली बार जज के सामने पेश हुए तो दूसरी तरफ जज हुमायूं दिलावर ने बताया कि उन्होंने चेयरमैन PTI के वकील की तरफ से अपनी मुबैना फेसबुक पोस्ट अदालत में लहराने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट और FIA में शिकायत दर्ज करा दी है। जज हुमायूं दिलावर ने रिमार्क दिए कि मैंने FIA को फेसबुक पोस्ट से मुताल्लिक लिख दिया है, मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लिखा है कि मुझे भी इंसाफ चाहिए। ऐसे सबके सामने फेसबुक पोस्ट के कागजात लहराए गए, कोई किसी के लिए जज नहीं बन सकता, मुझे भी इंसाफ चाहिए। अभी मामला कुछ यूँ है कि 18 जुलाई की समाअत में चेयरमैन PTI के वकील बैरिस्टर गौहर खान ने जज हुमायूं दिलावर से मंसूब कुछ फेसबुक पोस्ट कमरा अदालत में लहराई थी और उन पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए कहा था कि उनके फेसबुक अकाउंट में चेयरमैन PTI के खिलाफ पोस्ट लगी हुई है, लिहाजा उनको ये केस नहीं सुनना चाहिए। तो जज हुमायूं दिलावर ने अपने फेसबुक अकाउंट को तो तस्लीम कर लिया था लेकिन कहा था कि ये पोस्ट मेरी नहीं है। चेयरमैन PTI के वकील इस मामले को जुडिशल इंक्वायरी में भी ले जा सकते थे। जज ने चेयरमैन PTI के वकील को मुखातिब करते हुए मजीद कहा था कि PTI जैसे ट्रोलिंग करती है वैसे ही गौहर अली खान ने भी ट्रोलिंग की और कमरा अदालत में सबके सामने पोस्ट दिखा दी। उस समाअत में जज हुमायूं दिलावर ने सोशल मीडिया पर चलाई जाने वाली मुहिम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था और कहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस मामले को देख सकती है। इससे पहले आज चेयरमैन PTI वकील कत्ल केस में सुप्रीम कोर्ट में पेशी के बाद तोशाखाना केस में जज के सामने पहली बार पेश हुए और हाजिरी लगाकर अदालत की इजाज़त से रवाना हो गए। लेकिन आज जब वो अदालत में आए तो नून लीग के रहनुमा अता तारड़ भी कमरा अदालत में मौजूद थे, जिस पर PTI के वकला ने अता तारड़ के खिलाफ नारेबाजी की और शोर शराबा किया। फिर बाद में चेयरमैन PTI की लीगल टीम ने कमरा अदालत में नारों पर माफ़ी मांग ली और साथ ही अता तारड़ का मुबैना ऑडियो पैगाम अदालत को सुनवाया जिसमें अता तारड़ नून लीग के कारकुनान को अदालत पहुंचने की हिदायत दे रहे होते हैं और फिर अता तारड़ अदालत में मौजूद भी होते हैं। जज हुमायूं दिलावर ने रिमार्क दिए कि जो नारे लगाने का वाकया पेश आया इस पर नोटिस लूंगा। तो चेयरमैन PTI के वकील ख्वाजा हारिस ने इस्तदा की कि वकला की जानिब से मैं माफ़ी मांगता हूँ। जज ने मजीद रिमार्क दिए कि इससे पहले मैं स्पेशल कोर्ट का जज था,
1 साल में 13 कत्ल केसेस के फैसले किए। आप सीनियर वकील हैं लेकिन तल्ख अंदाज में बात करते हैं। तो ख्वाजा हारिस ने कहा कि मैं और इलेक्शन कमीशन के वकला कमरा अदालत में मौजूद नहीं थे। दोनों तरफ से नारे लगाने का वाकया पेश आया। इस पर जज ने ख्वाजा हारिस से कहा कि आपका बहुत बड़ा ज़र्फ है, जैसे गवाह को ठंडा करते हैं वैसे आपने अदालत को भी ठंडा कर दिया। जो कुछ हुआ मैं सिर्फ आपकी वजह से खुद को इससे दूर रखूंगा। यूँ ख्वाजा हारिस की इस्तदा पर जज हुमायूं दिलावर ने कमरा अदालत में नारे लगाने पर कार्रवाई न करने का फैसला कर लिया, जबकि आज भी वकील सफाई ख्वाजा हारिस की जानिब से इलेक्शन कमीशन के गवाह पर जिरह जारी रही। ख्वाजा हारिस ने सवाल उठाया कि अदालत कैसे कह सकती है कि गवाह के दस्तखत और इनिशियल्स असली हैं। तो जज ने जवाब दिया कि आप अदालत को फैसला या रिमार्क देने से नहीं रोक सकते। ख्वाजा हारिस ने मौका अख्तियार किया कि आप तो हमें वक्त पर फैसला भी नहीं मुहैया करते। इस पर जज ने रिमार्क दिए कि आप सीनियर वकील हैं, आपके रवैये पर अफसोस है। इसके बाद ख्वाजा हारिस ने इलेक्शन कमीशन के गवाह वक्कास मलिक से सवाल किया कि जिस फॉर्म बी का आपने बयान में जिक्र किया है क्या वो आपने खुद तैयार किया था। तो गवाह ने जवाब दिया कि चेयरमैन पीटीआई के साल 2018, 2020 और 2021 के फॉर्म बी मैंने तैयार नहीं किए थे। ख्वाजा हारिस ने पूछा कि क्या तोशाखाना के किसी तोहफे की जांच पड़ताल आपकी मौजूदगी में हुई थी। तो गवाह ने जवाब दिया कि मेरी मौजूदगी में तोशाखाना के तहाइफ की जांच पड़ताल नहीं हुई थी। तो ख्वाजा हारिस ने फिर पूछा कि क्या आप तोशाखाना के तहाइफ के माहिर हैं। तो गवाह वक्कास मलिक ने जवाब दिया कि मैं तोशाखाना के तहाइफ की जांच पड़ताल करने का माहिर नहीं हूं। इस पर ख्वाजा हारिस ने सवाल किया कि आपने किसी से जांच पड़ताल करवाई। तो गवाह ने जवाब दिया कि पहले ही कह चुका हूं कि तोशाखाना से मुताल्लिक किसी से मामलत नहीं ली। ख्वाजा हारिस ने पूछा कि चेयरमैन पीटीआई के तहाइफ से मुताल्लिक शिकायत दायर करने से पहले क्या किसी से कोई शहादत ली। तो गवाह ने कहा कि शिकायत दायर करने से पहले मैंने किसी से कोई शहादत नहीं ली। मैंने अपनी शिकायत में लिस्ट तैयार करने वाले किसी गवाह का जिक्र ही नहीं किया। ख्वाजा हारिस ने इस्तफसार किया कि दस्तावेज से नहीं मालूम हो रहा है कि बैंक स्टेटमेंट कंप्यूटर से निकाली गई है। तो गवाह ने जवाब दिया कि मैं माहिर नहीं हूं, कुछ नहीं कह सकता कि ये कंप्यूटर से निकाली गई है या नहीं निकाली गई है। ख्वाजा हारिस ने मजीद पूछा कि क्या स्टेट बैंक से बैंक स्टेटमेंट मंगवाते वक्त आप मौजूद थे। तो गवाह वक्कास मलिक ने जवाब दिया कि जब बैंक स्टेटमेंट आई तो मैं मौजूद नहीं था। इलेक्शन कमीशन ने बैंक स्टेटमेंट मंगवाई थी। इस मौके पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि हमारा गवाह वक्कास मलिक तोशाखाना का माहिर नहीं है, उसने सिर्फ शिकायत दायर की है। इलेक्शन कमीशन के वकील जब ये बोल रहे थे तो ख्वाजा हारिस ने दौरान जिरह उनकी मुदाखलत पर एतराज़ उठा दिया। इसके बाद गवाह वक्कास मलिक ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने बयान में कहा कि 5 करोड़ 80 लाख रुपए निजी बैंक अकाउंट में जमा कराए। मेरे पास अथॉरिटी नहीं है कि मालूम करूं कि 5 करोड़ 80 लाख रुपए की रकम कहां से आई। चेयरमैन पीटीआई ने 5 करोड़ 80 लाख रुपए के तहाइफ बेचे, जबकि 2 करोड़ 15 लाख रुपए तोशाखाना में जमा कराए, यानी 3 करोड़ 65 लाख रुपए का मुनाफा हुआ। इस पर ख्वाजा हारिस ने सवाल उठाया कि क्या आपने शिकायत दायर करने से पहले यह सवाल किया कि 3 करोड़ 60 लाख रुपए दूसरे ज़राए आमदनी से जाहिर किए गए थे। तो गवाह वक्कास मलिक ने जवाब दिया कि शिकायत दायर करने से पहले ऐसा कुछ मेरे नोटिस में नहीं आया। चेयरमैन पीटीआई ने मुनाफे पर 90 लाख रुपए से ज़ायद टैक्स अदा किया। आज इस गैर मामूली समात के बाद जज हुमायूं दिलावर ने कल सुबह तक समात मुलतवी कर दी है, जबकि कल ही तोशाखाना केस से मुताल्लिक चेयरमैन पीटीआई की मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समात मुकर्रर की गई है, जिन पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक समात करेंगे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।